बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार जोहार, मैं नमिता आ गई हूँ आपके द्वार। जी हाँ, आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन को लेकर। शाम का समय है और हाथ में है गर्मा गर्म चाय की प्याली, तो क्यों ना चाय की चुस्कियों के साथ हम देखें कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। चतरा के मछली पालक अनुदान पर बना सकते हैं रियरिंग तालाब। गढ़वा में उद्यानिकी खेती को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है उद्यानिकी विकास योजना। गेंदा फूल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा नारंगी। अब समाचार विस्तार से। चतरा जिला में मछली पालन के लिए रियरिंग तालाब निर्माण योजना चलाई जा रही है। 1 एकड़ के तालाब निर्माण के लिए मॉडल इकाई लागत 5 लाख रुपए है। इसमें ST/SC लाभुक को 80% और अन्य कोटि के लाभुक को 70% अनुदान देने का प्रावधान है। तालाब निर्माण के लिए लाभुक के पास कम से कम 1.30 एकड़ दोन जमीन होना जरूरी है। इस योजना से लाभ लेने के लिए 10 अगस्त तक सिंगल विंडो सेंटर या जिला मत्स्य कार्यालय चतरा में आवेदन दे सकते हैं। गढ़वा जिला में उद्यानिकी खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्यानिकी विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें बागवानी, उद्यान मित्रों और किसानों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण, युवाओं के लिए माली प्रशिक्षण, मिर्च, ओल, अदरक और पपीता की खेती, कीट मुक्त सब्जी की खेती, खुले वातावरण में फूलों की खेती, गुणवत्ता युक्त सब्जी, फूल फल के पौधों का बिचड़ा उत्पादन, गृह वाटिका की स्थापना, सब्जी की तकनीकी खेती के लिए प्रत्यक्षण और पाले हाउस का निर्माण शामिल है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय गढ़वा में आवेदन दे सकते हैं। खरीफ दलहनी फसलों में कीट नियंत्रण के लिए नीम निर्मित कीटनाशी या नीम के तेल से बने घोल का छिड़काव करें। इसके अलावे उपला यानी गोईठा के राख का भुरकाव करके भी कीटों की रोकथाम कर सकते हैं। दलहनी फसलों में कीट नियंत्रण के लिए रासायनिक दवा का उपयोग न करके जैविक दवा का व्यवहार करना ही ज्यादा बेहतर है। जैविक उपचार में नीम निर्मित कीटनाशी 2 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। इसके अलावे 5 मिलीलीटर नीम का तेल प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। कीट नियंत्रण के लिए फसल पर राख का भुरकाव करना भी कारगर होता है। किसान भाइयों, अगर आपको जरूरत पड़ रहा है और कीट का और बीमारी का पहले कम लोड है, तो उस समय में आप नीम आधारित कीटनाशकों का, जो जैविक कीटनाशक है, उनका प्रयोग करें। जो 2 ml प्रति लीटर के पानी से या 5 ml नीम का तेल भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में आप 5 ml प्रति लीटर पानी में, और इसके साथ में अगर आप गोबर, जो गाय का गोबर है या किसी का जो जला हुआ राख है, उस राख को आप अपनी फसल पे बुरक करके सुबह के समय में काफ़ी कीट और बीमारियां हैं उनको आप नियंत्रित कर सकते हैं। बागवानी फसल गेंदा फूल की खेती के लिए अगस्त महीने में बिचड़ा तैयार करने के लिए बीज बो दें। गेंदा फूल के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा बसंती, पूसा नारंगी, लेमन ड्रॉप, ऑरेंज ड्रॉप, फ्लेम या रस्टी रेड लगाएं। गेंदा फूल की बुआई में 1.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। अफ्रीकन गेंदा की बुआई में कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें, जबकि फ्रेंच गेंदा की बुआई में कतारों और पौधों के बीच 20-20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। उन्नत प्रभेदों में अफ्रीकन प्रभेद पूसा बसंती, पूसा नारंगी, लेमन ड्रॉप, ऑरेंज ड्रॉप लगाएं, जबकि फ्रेंच प्रभेदों में फ्लेम या रस्टी रेड लगा सकते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पडलर एक ऐसा कृषि उपकरण है जो खेतों में कादो करने के काम आता है। राज्य के जो किसान अभी तक धान की बुआई नहीं किए हैं, वे पडलर की सहायता से खेत में कादो करके धान का बिचड़ा रोप सकते हैं। पडलर की कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है।
आज हम जानेंगे बगैर रासायनिक दवा के टमाटर फसल में फल मक्खी कीटों की रोकथाम कैसे करें। टमाटर फसल में फल मक्खी लगने का खतरा रहता है। फल मक्खी उड़ने वाले कीट होते हैं जो टमाटर के फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बचाव के लिए किसान टमाटर की बुआई कतारों में करें और टमाटर की हर 16 पंक्ति के बाद एक पंक्ति गेंदा फूल लगाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने ली। मंडी में सब्जियों का क्या है भाव, साथ ही साथ मौसम के बढ़ते घटते तापमान के बारे में आपने जाना। समय हो गया है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस विराम में आपके लिए है खास संदेश। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए। जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था। मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि
दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। किसान भाई बहनों, आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जियों की सामयिक देखभाल हम कैसे करें। आइए विस्तार से जानते हैं फीचर के माध्यम से। सब्जी फसल उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की मिट्टी और जलवायु दोनों ही उपयुक्त थे। हालांकि राज्य में तकरीबन हर प्रकार की सब्जी फसलों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन बरसात में कद्दू वर्गीय या लत्तरदार सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर होती है। बरसात में लत्तरदार सब्जियों का ज्यादा और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए सहारा अवश्य दें। हमारे झारखंड प्रदेश में अभी लतर वाली सब्जियों की अगर हम बात करें तो किसानों के खेत पे इनकी सबकी बुआई हो चुकी है। और मुख्य रूप से इसमें हम अगर लतर वाली सब्जियों के बारे में आज चर्चा करेंगे तो झिंगी हो गया, नेनुआ, कद्दू, करेला, खीरा, ककड़ी, ये सारी जितनी भी बेल वाली कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, इन्हीं के बारे में अभी हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि किसान भाई इसकी बुआई कर चुके हैं और फसल अभी उनके खेत पे है। जो किसान भाई आगात बुआई किए होंगे उनकी फसल तुड़ाई हो रही है, जो थोड़ा विलम्ब से बुआई किए होंगे उनमें फूल और फल आने की अवस्था अभी है। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बरसात के मौसम में सलाह देना चाहूँगा कि जितने भी लतर वाली सब्जियां हैं इनको सहारा देना किसान भाइयों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में अगर लतर ज़मीन पे फैलती है तो उस समय बहुत सारे कीड़े मकोड़े बीमारियां स्वतः ही आ जाती हैं। तो जो भी किसान भाई बरसात के मौसम में लतर वाली सब्जियों की खेती, चाहे कद्दू वर्गीय सब्जी की खेती कर रहे हैं, तो फसल को झांबे पे या तार पे चढ़ाना जरूर करें, नहीं चढ़ाने से फसल पूरी बर्बाद होगी। आमतौर पर देखा जाता है कि किसान भाई फल तैयार होने के बावजूद उनकी तुड़ाई में विलम्ब करते हैं।
फलों को पौधों में ज़्यादा दिनों तक ना छोड़ें, इससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। किसान भाइयों को ध्यान में देना है, बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि फल को बहुत अधिक बढ़ने दें लतर पे, तब उनको बाजार भाव अच्छा मिलेगा, जबकि ऐसी सोच गलत है। जब भी किसान भाई या हम किसान भाई लतर पे फल को अधिक दिन तक छोड़ देते हैं तो उससे अगले फल के फलत प्रभावित होती है। पौधों में संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरक डालें। अक्सर किसान भाई जरूरत से ज्यादा नेत्रजन का उपयोग करते हैं। नेत्रजन का लतादार सब्जी फसलों में ज्यादा उपयोग करने पर पौधों की बढ़वार तो अच्छी होती है, लेकिन फल की उत्पादकता और मिट्टी की उर्वरा शक्ति इससे प्रभावित होता है। जितने भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, इनमें पहले नर फूल निकलते हैं और मादा फूल बाद में आते हैं, तो नत्रजन युक्त खाद का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जो किसान भाई अधिक नत्रजन युक्त खाद का प्रयोग करेंगे तो उस लतर की बढ़वार तो ज़्यादा होगी, लेकिन नर फूल अधिक संख्या में निकलते हैं, जिससे कि भी फल कम मिलता है। इसलिए उर्वरक का संतुलित प्रयोग किसान भाई जरूर करें। नत्रजन, फास्फोरस और पोटास का संतुलित प्रयोग करना न भूलें। अगर खाली नत्रजन युक्त खाद का प्रयोग किसान भाई किए होंगे या कर रहे हैं या करेंगे तो निश्चित रूप से उनको फलत अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि नर फूल अधिक संख्या में आएंगे। लतर तो लंबी बढ़ेगी, लेकिन नर फूल अधिक संख्या में आएंगे, इससे फलत भी प्रभावित होगी। बरसात के मौसम में कई तरह के कीट फसलों पर आक्रमण करते हैं, लेकिन फल बेधक कीट इन फसलों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इसे फसल को बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करें। अब हम बात करेंगे पौध सुरक्षा की। बरसात के मौसम में फल बेधक कीट का प्रकोप चाहे परवल पे हो बहुत काफ़ी होता है। फल बेधक कीट के नियंत्रण के लिए थायोडान दवा 1 मिलीलीटर दवा या इकालेक्स दवा 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी के घोल में बना के 10 से 15 दिन के अंतराल पे किसान भाइयों को छिड़काव करना चाहिए। फल बेधक कीट का प्रयोग अधिक रूप में हमारे परवल की फसल पे भी होता है। परवल अभी धीरे धीरे हमारे झारखंड प्रदेश में काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में, जहाँ पे ऊपरवार ज़मीन है, जल भराव नहीं हो रहा है, किसान भाई परवल की खेती कर रहे हैं, क्योंकि परवल एक ऐसी सब्जी की फसल है लतर वाले समूह में जो कि 7 से 8 महीने तक फल मिलता रहता है और नवंबर तक इसमें फलत होती है। मार्च से नवंबर के बीच फल बेधक कीट का प्रकोप अधिक होता है। बाज़ार में एक नोमेट नाम का एक ट्रैप बाज़ार में उपलब्ध है। अगर किसान भाई 5 से 6 ट्रैप प्रति एकड़ की दर से प्रयोग में लाएंगे तो निश्चित रूप से जो फल बेधक कीट परवल में लगता है वो नियंत्रण में आएगा। अगर नोमेट नहीं मिल पा रहा है किन्हीं कारणवश ट्रैप, तो किसान भाई इकालेक्स या थायोडान दवा 1 मिलीलीटर दवा पर लीटर पानी के घोल में छिड़काव करेंगे। इस समय सब्जी फसलों में पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू बीमारी का प्रकोप होता है। इससे बचाव के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए दवाओं का इस्तेमाल उचित मात्रा में करें। पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू 2 तरह की बीमारियां इस लतर वाली सब्जियों में आती हैं। पाउडरी मिल्ड्यू में सफ़ेद रंग के चूड़ जो है पत्ते की सतह पे बनते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हम लोगों ने देखा है कि डाइथेन Z7872 दवा का प्रयोग 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करने से जितने भी फफूंद जनित बीमारियां हैं, चाहे डाउनी मिल्ड्यू हो जो कि पत्ती के निचले सतह पे चूड़ बनता है, या पाउडरी मिल्ड्यू, इसका नियंत्रण आसानी से हो जाता है। बाजार में नीनुआ, झींगी, करेला, कद्दू, कोहड़ा सहित अन्य लतादार सब्जियों की मांग है, बशर्ते ये सब्जियां गुणवत्ता युक्त हो। गुणवत्ता युक्त सब्जी फसल के उत्पादन के लिए अपनी फसल की देखभाल कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार करें। बरसात के मौसम में अपने पशुओं का रखना पड़ता है खास ध्यान। तो आइए हम जानते हैं कि बरसात के मौसम में पशुओं के लिए हरा चारा प्रबंधन हम कैसे करें। देखते हैं फीचर के माध्यम से। हरा चारा पशुओं के लिए पोषक तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आमतौर पर चरने के लिए बाहर जाने वाले दुधारू पशु प्राकृतिक रूप से उपलब्ध घास खाकर अपना पेट भर लेते हैं, परंतु बरसात के मौसम में घास के साथ साथ अन्य जहरीले पौधों को खाने के कारण उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसे बचने के लिए किसान भाई नेपियर घास, ज्वार, लोबिया, मक्का, बरसीम, रिचका एवं अजोला का उत्पादन कर अपने पशुओं को साल भर हरा चारा का उपलब्ध करा सकते हैं। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए कि बरसात में बहुत सारे पौधा जो घास होता है ये अपने आप उग जाता है, लेकिन हर एक घास बरसात के टाइम में जो आप खिलाते हैं वो नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए, इसमें कई सारे घास जो है उसमें पॉइजनस भी हो सकता है। तो आप उसके लिए ऐसा प्रबंधन करिए जो घास बरसात में आपको गाय को दे सकते, भैंस को दे सकते।
हाइब्रिड नेपियर का CO3 इसको कोयम्बटूर से लाया गया। ये बहुत बढ़िया है। इसके प्रोडक्शन साल में करीब 180 क्विंटल हो सकता है और इसको आप साल में 3 बार काट सकते हैं। पहले काट में आपको ज़्यादा मिलेगा, दूसरा काट में थोड़ा कम मिलेगा, उसके बाद और थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन कुल मिला के 180 क्विंटल हो सकता है। दूसरा बात, बरसात में आप जो खिला सकते हैं, सरगम लगा सकते हैं खेत में, सरगम इसको काट के खिला सकते हैं। इसके बाद आप और जो जितना चारा है हमारे नेपियर छोड़ के, सरगम छोड़ के, जैसे मेज़ हो गया, जैसे जिया मेज़ आप लगा सकते हैं और उसको भी आप खिला सकते हैं। ये तो बरसात के लिए हो गया। और आप रबी सीजन में जो कर सकते हैं उसमें ओट खिला सकते हैं, उसमें आप मेज़ भी कर सकते हैं और मेज़ के पैदावार बहुत ज़्यादा होता है। इस पे करीब लगभग आपको 55 से 58 क्विंटल तक हो सकता है। लेकिन आप जो बेबी कॉर्न होता है उसको भी आप काट के, जिसको जिया मेज़ नाम के जाता है, इसको खिला सकते हैं। लेकिन बेबी कॉर्न का पैदावार कम होता है, ये लगभग 15 से 18 क्विंटल तक पर हेक्टर हो सकता है। बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं को संतुलित आहार देने के अलावा उनके स्वास्थ्य संबंधी अन्य तकलीफों का भी ध्यान रखना चाहिए। इस मौसम में दुधारू पशुओं में थनैला की बीमारी होती है। इससे बचाव के लिए पशु आवास की नियमित सफाई करें और उसे सूखा रखें। बरसात में जानवर का बीमारी सबसे ज़्यादा होता है, खास तौर पे जो गाय ये भैंस दूध देने लायक होता है, इनके बीमारी ज़्यादा पकड़ता है। जैसे बीमारी में सबसे परेशानी की बात इसलिए होता है, अगर आपका आवास बरसात में ठीक नहीं है, गाय ये भैंस बरसात में ज़्यादा भीगती है, तो उसमें बीमारी लगने का ज़्यादा रहता है। और जो गाय दूध देने वाले होते हैं उसमें मास्टाइटिस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। मास्टाइटिस को हम थनैला नाम से जाना जाता है और इसमें क्या होता है, उसका जो आडर है, जो थान है, ये फूल जाता है, लाल हो जाता है, दूध देना बंद कर देता है और बहुत ही उसको पेन होता है, दर्द ज़्यादा होने होता है। तो उसके आपका रखने के लिए बरसात में गाय का घर सूखा होना चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए, गोबर वगैरह आपको रेगुलर साफ करना पड़ेगा। पशुपालक भाई अपने मवेशियों को हरा चारा देते वक्त एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि काफ़ी मात्रा में हरा चारा अपने मवेशियों को एक बार में ही ना खिलाएं। किसान भाइयों, आप जब चारा खिलाएंगे हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिए, सिर्फ हरा चारा मत खिलाइए एक साथ। हरा चारा ज़्यादा एक साथ खिलाने से उसका पेट में इन्फेक्शन, ये ब्लॉट हो सकता है, मतलब गैस ज़्यादा बन सकता है। तो हमारे ये खास तौर पे 1/3 जो है सूखा चारा, जैसे स्ट्रॉ हो गया, पेडी स्ट्रॉ हो गया, फिर हो गया आपका व्हीट भूसा हो गया, जैसे गेहूं का स्ट्रॉ हो गया, ये आपको खिलाना है। 2/3 आप हरा चारा दीजिए, तो उसमें संतुलन बरकरार रहता है और पेट का जो गैस होना, कि इन्फेक्शन होना, ब्लॉट होना, ये नहीं होता है। हाल के वर्षों में अजोला का उत्पादन काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। अजोला का उत्पादन करके भी पशुपालक भाई साल भर अपने मवेशियों को हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं। ये तरीका बहुत ही अच्छा है। अजोला प्रोडक्शन आजकल बहुत ही पकड़ रहा है और आप अजोला बहुत ही कम जगह में, छोटी जगह में इसको आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, साल भर प्रोडक्शन कर सकते हैं। और अजोला में जो खासियत है सबसे, उसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से उसका पोषण बहुत ज़्यादा होता है। और अजोला सिर्फ आप जानवर नहीं, मछली भी खाता है उसको, और छोटा जानवर भी खाता है, इवन आप मुर्गी को भी दे सकता है। तो अजोला आजकल जो पकड़ रहा है और बहुत ही किसान इसको लाइक कर रहा है। तो किसान भाइयों, हमारे झारखंड के लिए अजोला प्रोडक्शन बहुत ही लाभदायक है और इसके लिए ज़्यादा ज़मीन का ज़रूरत नहीं होता है। आप छोटा ज़मीन के, आपके पास थोड़ा सा पानी का बंदोबस्त हो तो आप अजोला, लेकिन अजोला के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ ज़रूरत है उसमें पानी का ज़रूरत है। किसान भाई अपने मवेशियों को संतुलित आहार प्रदान करें, अर्थात घास पुआल के साथ साथ दाना, मिनरल मिक्सचर और लवण दें। गाय रखते हैं, सबसे खास बात इसी में है, गाय इसलिए पालते हैं कि इसमें ज़्यादा दूध मिले हमें, और ज़्यादा दूध मिलने के लिए आपको 2-3 चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा। मोटा तौर पे बताया जाए, एक तो इसको सिर्फ घास देने से नहीं होगा, घास का साथ उसको कंसंट्रेट भी देना पड़ेगा। कंसंट्रेट का मतलब हो गया दाना हो गया, मिनरल मिक्सचर हो गया, थोड़ा सा नमक भी होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। अगर आप कंसंट्रेट दीजिएगा और मतलब दाना दीजिएगा आपके घास के साथ, तो आपको
दुधारू पशु ज़्यादा दूध देगा और उस दूध आपको फ़ायदा भी होगा और कंसंट्रेट देने से दूध में उसका फैट परसेंटेज भी ज़्यादा होता है, प्रोटीन भी ज़्यादा होता है, जो हम टोटल नॉट सॉलिड नॉट फैट कहते हैं TNS, उसको ज़्यादा होता है। तो किसान भाइयों आप इसमें ध्यान दीजिए, सिर्फ घास दीजिए, घास के साथ उसका आपका सूखा चारा भी दीजिए और उसको कंसंट्रेट ये दाना इनको ज़रूर खिलाइएगा और मिनरल मिक्सचर और नमक इसमें साथ ज़रूरी है। कृषि वैज्ञानिकों एवं पशु चिकित्सकों की सहायता से दुधारू पशुओं को हरा चारा एवं संतुलित भोजन उपलब्ध कराकर पशुओं को स्वस्थ भी रखा जा सकता है और अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन भी किया जा सकता है। देखा ना किसान भाई बहनों, आपसे बातें करते करते पता ही नहीं चलता कि कब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले आपको बता दूं कि आप हमारे कृषि दर्शन प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से। आप फटाफट निकालिए कॉपी और कलम ताकि कृषि दर्शन से जुड़े किसी भी तरह की कोई समस्या हो, समाधान हो या सुझाव देना हो तो आप हमें हमारे पते पर जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप हमें और हमारे कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए ताकि अगले अंक में फिर से नई जानकारी के साथ आपसे हम बातें कर सकें। नमस्कार, जोहार।